सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था में आने जा रहा है। भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है। तो यह जो डिजिटल करेंसी लॉन्च हुआ है, अभी तो बहुत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हुआ है। डिजिटल करेंसी का अर्थ आप लोग समझ लीजिए कि जो मुद्रा है वह भौतिक रूप में नहीं होकर के डिजिट में हो जाएगी, अंक के रूप में हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपका पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया अगर वही छपा हुआ हो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो उसको डिजिटल करेंसी कहेंगे, जिसको कि आप लेन देन करके कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो वह मुद्रा भारत सरकार ने लॉन्च किया है इसी महीने की शुरुआत में, और पहले दिन ही उस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, और सिर्फ बैंकों के लिए लॉन्च किया गया था। बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियों के लिए उसको लॉन्च किया गया था, और उसमें अच्छा खासा व्यापार हुआ है। शायद 275 करोड़ के आसपास हुआ है। उसमें प्रावधान यह है कि सरकार जो है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी फिजिकल करेंसी बनाती है, भौतिक मुद्रा बनाती है नोटों के रूप में, जो छपाई करके देती है, उसको वैसा नहीं दे करके वह चित्र के रूप में ही दे देगी बैंकों को। उसमें सब कुछ उसी तरह से छपा हुआ रहेगा। उसके मतलब उसका जो अंक है वह भी छपा रहेगा, उसके नंबर वगैरह सारे छपे रहेंगे, तो और उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। अब उसको आप भौतिक मुद्रा में भी बदल सकते हैं बाहर, चाहे तो उसको भौतिक मुद्रा में भी ले सकते हैं आप, चाहे तो उसको उसी अर्थ में ले सकते हैं। तो इनको कहा गया है कि आप प्रमोट कीजिए इसको इसी अर्थ में लेने के लिए। तो जब इसी अर्थ में लेते रहेंगे तो ये उसमें अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, घूमता फिरता रहेगा। सरकार धीरे धीरे फिजिकल नोट को बंद कर देगी। अभी तो कंपनियों के लिए किया गया है, फाइनेंस कंपनियों के लिए। धीरे धीरे यह जो है बड़ी कंपनियों के लिए, फिर छोटी कंपनियों के लिए, फिर बड़े बड़े एजेंसी वाले हैं उनको देखने के बाद धीरे धीरे यह सामान्य जनता में भी इसको ले आया जाएगा, और इस मुद्रा को फेज आउट कर दिया जाएगा। तो इससे जैसे नोट छापने का जो खर्चा वो बढ़ जाएगा, जाली नोट का वो है वह बच जाएगा, कटने फिटने का, इन सब का जो डर है, खोने का डर है, चोरी होने का डर है, लूटे जाने का डर है, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो यह जो डिजिटल करेंसी जो लाई गई है, यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। अन्य बहुत सारे देश भी जो है इसको लॉन्च किए हैं। हालांकि पूर्ण रूप से तो कभी ये चला नहीं। जैसे आप बिटकॉइन के नाम सुनते होंगे, तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वे चल रहे हैं, जो कि इसी तरह से वो एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है, उसको आप भौतिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे सब जो है बिटकॉइन वगैरह हैं, उनको आप भौतिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उसका कोई गारंटर नहीं है। वो कब ख़त्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। इस मुद्रा को तो भारत सरकार गारंटी दे रही है, यानी इसकी अदायगी की गारंटी है। और यह जो है बिना इंटरनेट के भी आप इसको लेन देन कर सकते हैं। अभी जो आप यूपीआई वगैरह से जो पेमेंट करते हैं, जो आपके खाते से खाते में चला जाता है, तो इसमें डिजिट चला जाता है। उसमें क्या है, नोट का छपा हुआ हिस्सा जो है वैसा चला जाएगा। आप जितना चाहें उतना उसमें भेज सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि इंटरनेट की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिना इंटरनेट के आपके पास एक वॉलेट होगा, यानी बटुआ होगा, जिसमें कि आप उसको रख सकते हैं, यानी वो छपे हुए नोट को रख सकते हैं आप
कहने का मतलब यह है कि वह भौतिक रूप से नहीं रहेगा, लेकिन आपके मोबाइल में वह रहेगा, उससे आप बेच पाएंगे। और सरकार की गणना है कि भारत में 74% व्यक्तियों के पास मोबाइल हो गया है। आज के समय में भारत में 74% लोगों के पास मोबाइल है। इसका मतलब आने वाले 10-15 वर्षों में इसकी संख्या और बढ़ जाएगी और यूज़ करने वाले और बढ़ जाएंगे, और जो बहुत बुढ़े पुराने लोग हैं वे सब 10-15 वर्ष में मर जाएंगे, और नए जो आएंगे वे सब मोबाइल फ्रेंडली लोग होंगे, तो उनको चलाना आसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग कर पाएंगे। धीरे धीरे 20 वर्षों के भीतर इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। एक अर्थ में आने वाला समय जो है ये इसी का है। तो अब यह समझिए कि यह जो डिजिटल करेंसी है, यह जो है इसको आप विश्व व्यापार में भी प्रयोग कर पाएंगे। अन्य मुद्राओं से भी इसका लेन देन बदलाव हो जाएगा, तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यह भी सुनने में आया है कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास अगर खाता नहीं हो तो भी आप ऑपरेट कर सकेंगे। हालांकि बैंक में तो खाता धीरे धीरे सबका खुल रहा है और खुल ही जाएगा, सरकार तो अनिवार्य भी कर देगी। और हो सकता है आने वाले समय में फिर टैक्स जो है ट्रांजैक्शन पर ही लगे। एक खाते से दूसरे खाते में पैसा गया, एक आदमी से दूसरे आदमी के यहाँ गया, तो जितनी बार जाता जाएगा उतना टैक्स लग सकता है। तो सरकार बहुत स्कीम इसमें लगा सकती है। अब इससे भ्रष्टाचार वगैरह भी घट जाएगा, क्योंकि सरकार को मालूम रहेगा किसके पास कितना रुपया है और वो रुपया कहाँ से कहाँ जा रहा है, यह तो सरकार को मालूम रहेगा। क्यों जा रहा है यह सरकार को मालूम नहीं रहेगा। यहाँ पर ये एक फॉल्ट है। क्यों जा रहा है उसके लिए सरकार को फिर जो है वहाँ पर उनकी तहकीकात करनी पड़ेगी, पूछताछ करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा क्यों जा रहा था, ये रुपया क्यों जा रहा था। यह जो डिजिटल करेंसी है इसकी अवधारणा तो बहुत पहले ही हुई है। मैंने स्वयं ही 1996 में इस विषय पर चर्चा की थी। मैंने पुस्तक भी लिखी है इस विषय पर। उस समय जब इसके विषय में कभी कहीं कोई सुनने में नहीं आता था, उस वक्त मैं जब चर्चा करता था किसी के सामने तो लोग अचंभा करते थे और खिल्ली भी उड़ाते थे। सामने नहीं तो आड़े पीछे उड़ाते थे। मेरे सामने कहते थे, महाराज जी ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज देखिए यह संभव हो रहा है। परंतु मैंने जो सिद्धांत दिए थे डिजिटल करेंसी के, उसमें मैंने उस क्यों पर भी जोर दिया था जो इस सरकार ने जो अभी लॉन्च किया है उसमें नहीं दिया है। उस क्यों का भी होना बहुत जरूरी है कि पैसा क्यों जा रहा है, किसके एवज में जा रहा है पैसा। मेरा कहना, भ्रष्टाचार को अगर आपको रोकना है, अभी तत्काल ने सरकार ने जो मुद्रा लॉन्च की है, इससे भ्रष्टाचार कुछ स्लो डाउन तो होगा, लेकिन कैश के अर्थ में जो भ्रष्टाचार है वह नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि पैसा एक से दूसरे खाते में जब ट्रांसफर होगा तो वहां क्यों की मांग ही नहीं है, पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन मैंने जो सिद्धांत दिया था उसमें यह अनिवार्य था कि पैसा जब एक के खाते से दूसरे खाते में जाएगा तो उसने किस एवज में दिया है पहले उसकी रसीद आएगी। जैसे अगर कोई सामान बेच रहा है तो उस सामान बेचने की रसीद आएगी और तभी उतना पैसा ट्रांसफर हो सकेगा। और उस सामान का फोटोग्राफ, वीडियो, इसका भी क्लिप आना चाहिए, नंबर सहित, सब कुछ प्रमाण सहित, तब जाकर के पैसा ट्रांसफर होगा। और यदि वह कोई सेवा लेने देने वाला है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई वकील है,
कोई सलाहकार है, कोई प्राइवेट ट्यूटर है, कोई गाना गाने वाला है, तो इस तरह के जो लोग हैं तो उनको यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर उनका भी एक स्तर तय होना चाहिए और उसके हिसाब से ही वो फीस चार्ज ले सकते हैं, मनमाना नहीं ले सकते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को भी ट्रांसफर कर देगा, तो जब निर्धारित हो जाएगा कि नहीं इन्होंने इनसे सेवा ली है तब ट्रांसफर हो रहा है, तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। और जिनसे सेवा ली है और जिनसे सेवा ली है उनका यह स्तर है, तो उतना ही पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, अतिरिक्त पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इससे पारदर्शिता आ जाएगी और कैश का भ्रष्टाचार रुक जाएगा। दान जो है सिर्फ वैसी संस्थाओं को ही किया जा सकता है, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्य से, धार्मिक कार्य से जुड़ी हुई हैं, उनके खाते में भेजा जा सकता है। तो ट्रांसफर करने का ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, तभी भ्रष्टाचार को हम कैश के रूप में जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोक सकते हैं। इससे हम रोक तो नहीं सकते हैं, हाँ इससे जो है जांच पड़ताल बाद में की जा सकती है, लेकिन इससे रुक नहीं सकता। कहीं कोई आतंकवादी को फंडिंग कर रहा है तो हम इसे कैसे रोकेंगे? लेकिन हमने जो व्यवस्था दी थी उसमें ऐसे फंडिंग कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि पैसा ट्रांसफर होगा ही नहीं जब तक कि उधर से उसकी रसीद नहीं आएगी। तो जो सर्विस ले रहा है वो तो भाई सुपारी ले रहा है बम फोड़ने का, तो सुपारी ले रहा है बम फोड़ने का, गोली मारने का, तो उसकी रसीद तो दे नहीं सकता, तो पैसा उसके खाते में जाएगा ही नहीं। तो क्यों जा रहा है इसका सरकार के पास एक प्रमाण होना चाहिए। उस क्यों का इस डिजिटल करेंसी में अभाव है जो सरकार ने लॉन्च किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस क्यों को महत्व सरकार दे, तब जा कर के पारदर्शिता और बढ़ेगी और भ्रष्टाचार और आतंकवादी गतिविधियाँ, और जैसे कुछ लोग ड्रग का लेन देन करते हैं, ड्रग बेचते हैं, तो इन सब गतिविधियाँ, स्मगलिंग कर रहे हैं, तो ये सब जो है नियंत्रण में आ जाएंगे। अभी जो सरकार ने जो लॉन्च किया है तो CBDC का करके, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम से, तो अभी तो इसी के अर्थ में हुआ है। बाद में इसे अभी 9 बैंकों का जो है उन लोगों ने वो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें IDFC बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सब जो बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा, ये सब है जो। तो ये सब जो बैंक हैं अभी तो इन्हीं में है खेल, बाद में यह थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तब, अब हालांकि पायलट प्रोजेक्ट जो होता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। सरकार इसीलिए लॉन्च करती है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कि भाई कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो यदि हमारी यह बात, हालांकि कुछ बातें तो 2014 में जब चुनाव हुआ था उसके पहले ही, यानी 2012 के आसपास में मैंने भिजवाई थी एक व्यक्ति से अपनी लिखी हुई पुस्तक, ऋतु ऋतम नाम से पुस्तक है, और हाउ टू बी एनलाइटन भी है, उसमें भी मैंने जिक्र किया है, और द लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें भी मैंने जिक्र किया है, जय घोष है, उसमें भी मैंने इन सब का जिक्र किया है, टंकार है, उसमें भी जिक्र किया है। तो हमने अपनी कई सारी पुस्तकों में इसके विषय में जिक्र किया है। तो यदि यह, और आज जो वीडियो बना रहा हूँ, यदि यह सरकार के पास पहुँच जाए तो सरकार इस विषय पर भी कुछ उसमें संशोधन कर सकती है जहाँ तक उनको व्यावहारिक लगेगा। फिर आगे धीरे धीरे उसमें अपग्रेडेशन होता रहता है और सुधार होते रहते हैं, और जो लक्ष्य हम लोग सोचे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। और कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह इस विचार को भी आगे बढ़ा सकती है, चाहे तो सरकार को सुझाव दे सकती है।
वैसे जनता राज पार्टी ने तो इस विचार को अपना मुद्दा बनाया ही हुआ है, लेकिन अन्य पार्टियां जो प्रभावी हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वे भी इस चीज़ को उठा सकती हैं एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में। तो इसमें इतना ही। ओम।